Hello students, this is the practice session for paper B of the chapter project appraisal, right? So as you know कि this is a very important chapter for CM1 and चाहे पेपर A हो चाहे पेपर B हो दोनों पेपर्स में आपको इसके क्वेश्चन देखने को जनरली मिलते हैं, right? So I am taking this particular question. This question is of India and ये आपका सितंबर 2021 में आया था. I am choosing this particular question for this practice because this is a very good question and प्रोजेक्ट अप्रेजल में अगर आप क्वेश्चन वाइज अगर आप बात करें न्यूमेरिकली अगर आप चीज़ों के बारे में बात करें तो जो मेन फंक्शंस और जो मेन कॉन्सेप्ट्स आपने स्टडी किए थे लाइक एनपीवी आईआरआर एवी ऑफ प्रॉफिट पेबैक पीरियड है ना एटसेट्रा तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या इसमें आपके एक साथ इस सिंगल क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं which makes it a really good questions to practice, right? So let's just go ahead and let's look कि question क्या बोल रहा है. So it is saying कि an online shopping website wants to start brick and mortar operations. अब brick and mortar क्या होता है कि जैसे अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस करना जैसे जो इन स्टोर्स आपके होते हैं जो ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं वो वाले स्टोर्स आपके शुरू करना फॉर एग्जांपल जैसे हेल्थ कार्ड है तो हेल्थ कार्ड एक टाइम में फुल टाइम आपकी ऑनलाइन वेबसाइट हुआ करती थी बट अब जगह जगह पर आपको उसके ऑफलाइन स्टोर्स भी देखने को मिलेंगे तो वैसे ही सपोज कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वो अपनी ऑफलाइन स्टोर्स में जगह जगह एस्टेब्लिश करना चाहती है फॉर दैट पर्पस द बोर्ड ऑफ द कंपनी वांट्स टू ओपन 5 स्टोर्स इन की लोकेशंस विद इन द कंट्री तो उन्होंने डिसाइड किया है कि कंट्री में पहले वो अपने 5 स्टोर्स को खोलेंगे Based on the success of these 5 stores, a decision will then be taken to expand the number of stores further. अब ये 5 स्टोर्स की सक्सेस पे डिपेंड करता है कि उनको आगे इस चीज को एक्सपेंड करना है कि नहीं करना कितना करना होगा It is estimated that each store will require INR 3 crores worth of investment at the outset. The company will fund its initial investment by borrowing at a rate of 8% per annum. ये आपको बताया गया है कि हर एक स्टोर को खोलने में जो इनिशियल आउटसेट आउटसेट बोलते हैं मतलब इनिशियल टाइम पे टाइम 0 पे जो कॉस्ट आएगी पर स्टोर कितने की 3 करोड़ तो टोटल 5 स्टोर अभी इनको खोलने तो टोटल कॉस्ट कितने की 15 करोड़ और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि इस चीज को फंड करने के लिए वो क्या करेंगे इनिशियली बोरो करेंगे दिस अमाउंट एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम राइट उसके बाद और इंफॉर्मेशन आपको बताई हुई है कि द रनिंग कॉस्ट ऑफ ईच स्टोर would be about INR 1 lakh per month, which will be due at the end of the month with an expected inflation of about 5% per annum, with the inflation rate being applied monthly from the second month onwards. अब क्या बोल रहे हैं स्टोर आपने खोल लिया तो हर स्टोर की अपनी रनिंग कॉस्ट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रहे हैं वगैरह वगैरह तो ये बताया गया कि हर एक स्टोर की जो रनिंग कॉस्ट एस्टिमेट की गई है वो है 1 लाख पर मंथ और ये कब होती है आपकी हर महीने के एंड पर आपकी कॉस्ट आती है फिर ये बताया गया कि विद एन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ऑफ अबाउट 5% पर एनम मतलब यहाँ पे खर्चे जो है आपके इन्फ्लेशन मतलब बढ़ रहे हैं है ना ये खर्चे के आपके 5% पर एनम के रेट से बढ़ेंगे और ये इन्फ्लेशन के आपका सेकंड मंथ के खर्चों से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो पहले महीने के एंड में जो खर्चा होगा वो 1 लाख होगा एक स्टोर से उसके बाद हर महीने जो ये खर्चा है 5% पर एनम के रेट से आपका बढ़ता जाएगा The stores are expected to earn revenue worth INR 10 lakh, 7 lakh, 5 lakh, 4 lakh and 2 lakh respectively by the end of the first month. जो 5 स्टोर हैं उनका रेवेन्यू बता दिया गया कि एक स्टोर 10 लाख अर्न करेगा पहले मंथ के एंड में एक 7 लाख एक 5 लाख एक 4 लाख और एक 2 लाख The management has an optimistic view regarding the growth of the industry and expect that the revenue from each store will grow at a rate of 15% per annum, with the growth rate being applied monthly from the second month onwards. ये बताया कि मैनेजमेंट जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि उनको जो रेवेन्यू है जो ये जो अर्न कर रहे हैं वो ग्रो करता रहेगा एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम और जो ग्रोथ रेट है वो आप सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स अप्लाई करना शुरू करोगे नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर अगर आप यहाँ पे इस चीज को सिर्फ 5% और 15% आप अगर नंबर्स ग्रो करेंगे आप अगर रीड करेंगे तो होगा क्या कि आप सीधे जो खर्चों को 5% और 15% के हिसाब से इन्फ्लेट करने लग जाएंगे जो रेवेन्यू है आपका उसको 15% से और जो खर्चे हैं 5% से आप उनको इन्फ्लेट इंक्रीज करना शुरू कर देंगे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं और जो रेवेन्यू है वो आपको मंथली दिया हुआ है और यहाँ पे जो एक ग्रोथ रेट दी हुई है और जो खर्चों की आपकी इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट आपको दिया है वो साल का दिया हुआ है तो ऑल्दो खर्चे और रेवेन्यू आपके पास मंथली आ रहे हैं बट जो रेट है वो पर एनम एनुलाइज करके आपको दिया हुआ है तो आपको अगर आप इंक्रीमेंट आपको दिखाना है खर्चों का हर महीने का तो आपको मंथली इक्विवेलेंट रेट निकाल के दिखाना होगा ठीक है द बोर्ड हैज आस्क्ड द मैनेजमेंट टू असेस
the project using 5 distinct project appraisal matrices. The current risk-free interest rate in the country is 6.5% per annum. It is recommended that this rate be used for the accumulation discounting in the calculation of the project appraisal matrix. The all calculation needs to be done by compounding on a monthly basis. तो क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड ने मैनेजमेंट को ये बोला है कि आप इस प्रोजेक्ट को असेस कीजिए यूजिंग 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल मैट्रिक्स, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपने जो तरीके सीखे हैं, 5 डिफरेंट तरीके जो आपने सीखे हैं, उनको यूज करके आप इस प्रोजेक्ट को आपको असेस करना है। कौन कौन से तरीके हो गए आपके? पेबैक पीरियड हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, एनपीवी हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हो गया, और एक आपका आईआरआर। ये पांचों तरीके आप क्या करो, इस पे अप्लाई करो, उसके बेसिस पे दैट विल डिसाइड कि हमें प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना है। उसके बाद ये बताया गया कि जो करंट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस कंट्री में, दैट इज 6.5% पर एनम। और ये बोला गया कि इसी रेट को यूज किया जाए फॉर एक्यूमुलेशन एंड डिस्काउंटिंग, कि जब आप प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर रहे हो एनपीवी में, जब आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं अपने कैश फ्लोज की, तो उसके लिए यही आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑफ 6.5% ये यूज किया जाना चाहिए। इट इज नॉट वेरी सेंसिबल बिकॉज ये आपका रिस्क फ्री रेट है, दिस प्रोजेक्ट इज क्लियरली रिस्की, सो दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रेट, बट हमें क्वेश्चन बोल रहा है तो हम कर लेंगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, राइट? ओके, तो पहले वाले पार्ट में आपसे बोला था टेक्स्ट अबव मेंशंस एनुअल रेट्स फॉर इन्फ्लेशन, बोरोइंग, रोड एक्यूमुलेशन रेट, ग्रोथ रेट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मंथली रेट फॉर ईच ऑफ दीस। कि आपको डिफरेंट डिफरेंट रेट्स आपको दिए हुए हैं, पर वो पर एनम की फॉर्म में है, तो आप क्या करो, उनका मंथली रेट आप इक्विवेलेंट जो भी बनता है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो ये तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, है ना? तो लेट्स डू इट। तो आपको बोरोइंग रेट दिया हुआ है अभी 8%, है ना? उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट, जिस रेट से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं वो 5% पर एनम दिए हुए थे। जो ग्रोथ रेट है जिससे आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है वो आपको 15% दिया हुआ था। और जो आपका रिस्क फ्री रेट है जिसको आपको यूज करना है फॉर डिस्काउंटिंग और एक्यूमुलेटिंग, वो आपका 6.5%, राइट? तो ये आपके पर एनम के रेट दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनका मंथली इफेक्टिव रेट फाइंड करना है। तो वो आपको आता ही है कि आपको एनुअल रेट दिया, आपको मंथली इफेक्टिव फाइंड करना है, दैट विल बी 1 प्लस दिस रेट डिवाइडेड बाय 1/12 minus 1, right? Double click and we have our values. We can express them as percentage as well. ठीक है, तो ये आ गया आपका पर मंथ का इफेक्टिव रेट ऑफ बोरोइंग, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका हो गया। ओके, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बोला कैलकुलेट द 5 प्रोजेक्ट अप्रेजल मैट्रिक्स बाय प्रोजेक्टिंग कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। बोल रहा है कि अब 5 साल का प्रोजेक्ट है, आप मान के चलो, और जो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट अप्रेजल के तरीके हैं उनको यूज करके आपको कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करना है, और आपको वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद स्पेसिफिकली आपको लिखा हुआ है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू शो ऑल कैलकुलेशंस एज पर फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड नॉट डिराइव solutions using Microsoft Excel shortcuts which exist for some of these appraisal value metrics। ये बोला कि सिंपली फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी है ना? आप कैश फ्लोज लिखना है, एक्यूमुलेट करना है, डिस्काउंटिंग करना है तो जैसे एनपीवी हो गया वगैरह वगैरह, ये सब आपको उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि और ये साफ बोला हुआ है कि इनमें से कुछ मेथड्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेसिफिक कमांड्स हैं, जैसे एनपीवी के आपके पास कमांड होती है, आईआरआर के लिए भी आपके पास कमांड होती है एक्सेल में, तो वो आपको यूज नहीं करनी है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही यूज करना है, आपको वहीं से कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिकली आपको बोला गया कि आपको अगर उनमें से कोई कमांड आती है तो वो यूज नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके तो जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पहले एक बार वो समराइज कर लेते हैं, है ना, कि हमें जो जो जानकारियां दी हुई हैं। पहला, हमें इनिशियल कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है, तो हमें ये बताया गया था कि 15 करोड़ की इनिशियल कॉस्ट पड़ेगी, है ना? हर एक कॉस्ट जो है आपकी, एक स्टोर को खोलने में 3 करोड़ की कॉस्ट बताई हुई थी, और ऐसे ही आपके पास कितने स्टोर से 5 स्टोर हैं, तो इनिशियली कॉस्ट कितनी आएगी? 1500 करोड़। बट 1500 करोड़ लिखना, सॉरी 15 करोड़, बट इस तरीके से इतने बड़े बड़े फिगर्स लिखना विल बी बिट डिफिकल्ट। तो हम यहाँ पे वी कैन से कि वी आर वर्किंग इन लैक्स, है ना? तो वी कैन वर्क इन लैक्स।
तो 15 करोड़ का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 1500 लाख। तो हम लाख में काम कर रहे हैं, पहली बात। उसके बाद रनिंग कॉस्ट आपकी बताई हुई थी हर एक स्टोर की। रनिंग कॉस्ट क्या थी आपकी? रनिंग कॉस्ट जो पहले महीने की रनिंग कॉस्ट थी आपकी फॉर फर्स्ट मंथ। जो रनिंग कॉस्ट फॉर फर्स्ट मंथ है आपकी, तो ये बताया था कि 1 लाख आपकी हर स्टोर की रनिंग कॉस्ट है। ऐसे 5 स्टोर हैं तो 5 लाख हो गए। वी आर वर्किंग इन लैक्स, तो 5 लाख मतलब 5 आ गया आपका। वैसे ही रिवेन्यू प्रोजेक्ट किए गए थे, है ना। वी हैव रिवेन्यू फॉर फर्स्ट मंथ। तो रिवेन्यू एक बार फिगर देख लेते हैं, रिवेन्यू क्या था? रिवेन्यू वाज here 10 lakh, 7 lakh, 5 lakh, 4 lakh, 2 lakh, 10 plus 7 plus 5 plus 4 plus 2, right? So it was 10 plus 7 plus 5 plus 4 plus 2. So this is our revenue for first month. Clear? Now let's start. हम months में काम कर रहे हैं तो हम months में लिखेंगे and I am plotting T. तो this is T0 times 0, this is time 1. ऐसे we have to go for 5 years, that is जब हम months में काम करें तो we are going for 60 months, right? So this is our 60 months, right? Now we have our outflow. Wait. We can plot our outflows here, which is our cost plus debt, है ना। तो आप लिख सकते हो cost and debt, या आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो। That is our running cost, है ना। और जो हमने टाइम 0 पे डेट लिया था, बात एक ही है, राइट। तो टाइम 0 पे आपका क्या है? 1500 का आपका जो हमारा इनिशियल कॉस्ट थी, जो हमने एज बोरो किया था, वो क्या है आपका? उतने का खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पे आप यू कैन पुट इट एज पॉजिटिव फिगर और यू कैन पुट इट एज नेगेटिव फिगर। बट जब आप, डिपेंड करता है कि जब आप वहां पे अपनी कैलकुलेशंस करोगे जब कैश फ्लो के साथ, तो वहां पे यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने वो पॉजिटिव लिखे कि नेगेटिव लिखे हैं। आपको ये पता है कि कॉस्ट जो है उसके फिगर माइनस होने होते हैं, है ना, जब हम नेट कैश फ्लो उन सब की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर पॉजिटिव लिख दिए होंगे फिगर्स तो आपको माइनस करने होंगे, और यहाँ पे अगर आपने माइनस लिख दिए होंगे तो आपको सिंपली क्या, उनको बस ऐड करना होगा, राइट। तो मैं अभी के लिए इनको पॉजिटिव लिख देता हूँ, 1500। ठीक है, ये आपके टाइम 0 का आउटफ्लो था, जो आपकी इनिशियल कॉस्ट थी। टाइम 1 पे क्या कॉस्ट आएगी? ये आपकी एक महीने की जो रनिंग कॉस्ट है, ये आएगी। इसके बाद क्या बताया था कि हर महीने ये कॉस्ट आपकी इन्फ्लेट होती रहेगी इस मंथली रेट से। तो जो नेक्स्ट कॉस्ट आएंगी वो क्या होंगी? हर पिछले महीने से इस मंथली रेट से आपकी एक एक महीना इन्फ्लेट होती रहेंगी। तो नेक्स्ट मंथ की कॉस्ट क्या होगी? प्रीवियस मंथ की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये आपका इन्फ्लेशन रेट, जिससे इसको ग्रो करना है। अब ये रेट यहीं पर इसको फिक्स कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। दैट इज दिस। नाउ लेट्स डबल क्लिक, एंड आपके पास क्या, हर महीने की कॉस्ट आ गई है, सिंपल। उसके बाद हमें हर महीने का रिवेन्यू बताया हुआ था कि जो रिवेन्यू है वो कब आता है? फर्स्ट महीने के एंड से आता है, दैट इज टाइम 1 से आता है। तो पहले महीने का रिवेन्यू कहाँ है आपका? ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बाद रिवेन्यू भी क्या है? इस मंथली रेट से ग्रो करता रहेगा। तो नेक्स्ट जो रिवेन्यू आएगा आपका, दैट विल बी प्रीवियस मंथ का रिवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय एक महीने का ये ग्रोथ रेट का एक्यूमुलेशन फैक्टर। अगेन लेट्स फ्रीज इट नाउ, राइट। सो वी हैव outflows, है ना, एज आर रनिंग कॉस्ट, एंड वी हैव इनफ्लोज एज अ रेवेन्यू ऑफ ईच एंड एवरी टाइम। तो यहां से हम नेट कैश फ्लो निकाल सकते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम का, है ना। वी कैन कैलकुलेट आर नेट कैश फ्लो, दैट इज नेट कैश फ्लो एट टाइम टी। तो नेट कैश फ्लो क्या होगा? नेट कैश फ्लो विल बी जो हमारा इनफ्लो है माइनस जो आपका आउटफ्लो है, सिंपल, राइट। सो दिस इज आर नेट कैश फ्लो। तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपका आउट को माइनस इनकम है हर पॉइंट ऑफ टाइम का। ये आपके टाइम 1 का, आपके टाइम 2 का, आपके टाइम 3 का, ये आपने नेट कैश फ्लो बेसिकली निकाल लिया, या आपने इस टाइम का प्रॉफिट निकाल लिया, आप ऐसा समझ सकते हो, इस पर्टिकुलर टाइम का प्रॉफिट, है ना। नाउ अब हमें क्या करना है, जो हमें फिगर चाहिए थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दोस 5 थिंग जिसके लिए हमें बोला गया है। तो वी कैन स्टार्ट विथ पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड क्या होता है आपका? आप अगर रिकॉल करोगे तो पे बैक पीरियड इज समथिंग जहां पर आपको ये बोला जाता है कि आप, यू डू नॉट टेक अकाउंट ऑफ एनी इंटरेस्ट, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हो, यू सिंपली कीप ऑन एडिंग योर
कैश फ्लो, जो नेगेटिव आ रहा है वो आप माइनस कर रहे हो, जो पॉजिटिव आ रहा है वो आप ऐड कर रहे हो, है ना। आप वो टाइम के साथ साथ करते चले जाते हो। तो इन मॉनेटरी टर्म्स आप देख रहे होते हो, नॉट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन मॉनेटरी टर्म्स पहली बार आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव पैसा कब हो रहा है। तो आप क्या करते हो, क्यूमुलेटिव अपने कैश फ्लोज को क्यूमुलेटिव आप ऐड करते चले जाते हो, है ना। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। तो अब हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो है उसको तो नेट कैश फ्लो निकाल ही दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इन नेट कैश फ्लो को क्यूमुलेटिव ऐड करता रहूंगा, एंड ये देखूंगा कि कहां पर किस मंथ में वो पहली बार नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो दैट विल गिव मी द टाइमिंग ऑफ पे बैक पीरियड, राइट। तो वी कैन से कि हम बना रहे हैं क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो फॉर आर पे बैक पीरियड, है ना। तो क्यूमुलेटिव के लिए टाइम जीरो पे तो यही है आपका नेट कैश फ्लो। नेक्स्ट क्या होगा कि जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव है टाइम जीरो तक का कैश फ्लो, जैसे टाइम वन तक का क्यूमुलेटिव क्या होगा, जो टाइम जीरो तक का था वो प्लस जो टाइम वन पे हुआ है वो, इन दोनों को ऐड कर देंगे टाइम वन तक का मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे जो इफ वाली कंडीशन है वो लगा के भी चेक कर सकते हैं कि पहली बार नेगेटिव से पॉजिटिव कब हुआ है। जैसे हमने लोन शेड्यूल में देखा था, वहां पे हम पॉजिटिव से नेगेटिव देखते थे कि आपका लोन कब खत्म हो गया है। और यहाँ पर आप चाहो तो मैन्युअली भी देख सकते हैं अभी के लिए। तो है, राइट। तो 47 में आप देखोगे नेट कैश फ्लो क्या था, नेगेटिव था। और 48 इज द फर्स्ट मंथ जहां पे आपका नेट कैश फ्लो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। आई कैन हाईलाइट दिस। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, 48 मंथ इज द फर्स्ट टाइम जहां पर आपका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। हमने कोई इंटरेस्ट नहीं किया, कुछ भी एक्यूमुलेट डिस्काउंटिंग नहीं किया, बिकॉज ये पे बैक पीरियड है। तो 48 मंथ्स विल बी आर पे बैक पीरियड, राइट। तो वी कैन क्रिएट इट लाइक समथिंग हियर कि पे बैक पीरियड इज अवर 48 months, राइट। ओके, नाउ उसके बाद क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन नेक्स्ट गो फॉर आर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो उसके लिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की हम बात करें तो इसमें हम इंटरेस्ट रेट को कंसिडरेशन में रखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज दैट टाइम जहां पे फर्स्ट टाइम क्या है, आप अपना जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, जो नेट कैश फ्लो है, उसको आप पहली बार नॉन नेगेटिव होते हुए देखते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव आप होते हुए देखते हैं। तो दैट टाइम पीरियड विल बी योर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर टाइम पीरियड तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर डीपीपी, है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर डीपीपी। तो टाइम जीरो तक का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ऑफ कैश फ्लोज, है ना, या प्रॉफिट बोल लो या आप इस टाइम का नेट कैश फ्लो बोल लो, बात एक ही है। तो ये तो सेम ही रहेगा आपका। अब टाइम वन पे व्हाट विल बी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो आप बोलोगे जो टाइम जीरो का था उसको हम एक्यूमुलेट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि एक्यूमुलेट करने के लिए क्या है, बहुत सारे इंटरेस्ट रेट है आपके पास, बोरोइंग रेट है, अच्छा इन्फ्लेशन रेट और ग्रोइंग रेट, चलो ये तो हट गए आपके, बिकॉज ये तो खर्चे बता रहे हैं कि खर्चे किस रेट से बढ़ रहे हैं और आपका रेवेन्यू किस रेट से बढ़ रहा है, ये तो बात अलग होगी। नाउ वी हैव टू इंटरेस्ट रेट्स, वी हैव वन बोरोइंग रेट एंड वी हैव वन रिस्क फ्री रेट, है ना। मतलब वो रेट जिसको यूज करके मैं बोला हुआ है फॉर डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग के पर्पस के लिए, वो रेट आपको बताया हुआ है। तो हम हमें कौन सा रेट यूज करना है व्हेन वी आर डूइंग अ कैलकुलेशन फॉर डीपीपी। तो अब अगर आपने थ्योरी में कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पे आपने ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी कि व्हेन वी टॉक फॉर डीपीपी, द रेट दैट वी यूज अंटिल डीपीपी इज द बोरोइंग रेट, है ना। तो जो इंटरेस्ट रेट हमें यूज करना है दैट विल बी आर बोरोइंग रेट। तो जो हम एक्यूमुलेट करेंगे वी विल एक्यूमुलेटेड यूजिंग आर बोरोइंग रेट। कई सारे क्वेश्चंस में आप ये बोल सकते हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जहां पे हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। तो उन क्वेश्चंस में आप ध्यान दोगे इंटरेस्ट रेट आपको एक ही दिया होता है कि आपको कैलकुलेट करना है एट 12%, एट 10%, टीपीपी निकालिए और आप एनपीवी निकालिए। तो उसमें आपका एक ही रेट है, वही आपका सो कॉल्ड बोरिंग रेट है, अगर है तो है, वही आपका डिस्काउंट रेट है। तो वहां पे आपको सोचना नहीं पड़ता। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला हुआ है, सो दे आर चेकिंग योर कॉन्सेप्ट कि क्या, जब डीपीपी की पहली बार डेफिनेशन लिखाई जाती है, जब पहली बार डीपीपी समझाया जाता है कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बोरोइंग रेट, है ना, एक्यूमुलेशन इज डन ऑन बोरोइंग रेट टिल डीपीपी, तो क्या आपको वो कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्यूमुलेट करेंगे इस टाइम तक, और प्लस इसमें हम करेंगे अपना इस टाइम का नेट कैश फ्लो ऐड। तो हमने क्या किया कि टाइम वन पे जो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो क्या था आपका, दैट वाज कि जो टाइम जीरो का एक्यूमुलेटेड वैल्यू है उसको एक टाइम आगे और ले आए, तो आप टाइम वन पे आ गए, है ना। प्लस जो टाइम वन का भी कैश फ्लो था नेट कैश फ्लो, उसको आपने उस टाइम पे ऐड कर दिया, तो आपको टाइम वन तक की सारी वैल्यू मिल गई। इसी को हम डबल क्लिक करेंगे तो हम आ गए। नाउ अब इसमें देखते हैं कि पहली बार नेगेटिव से पॉजिटिव कब हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, दैट इज इन द
54 मंथ एंड 55th मंथ इज द फर्स्ट मंथ जहां पर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, दैट इज आर डीपीपी, इज 55 मंथ्स, है ना। तो वी हैव कंप्लीटेड आर टू मैट्रिक्स, पे बैक पीरियड एंड आपका डीपीपी। नेक्स्ट है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, सिंपली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये तो हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द एंड ऑफ आवर प्रोजेक्ट, है ना। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने किया था वो किस पे किया था, बोरोइंग रेट पे, बिकॉज ये डीपीपी था। बट यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, इस वाले रेट पे जो हमें स्पेसिफिकली बोला हुआ है क्वेश्चन में, 6.5% पर एनम, है ना। हमें क्या बोला हुआ है कि the current rate is 6.5% per annum. It is recommended that this rate be used for the accumulation discounting in the calculation of the project appraisal matrix. ठीक है, कि इस रेट को आपको यूज करना है जब आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो और आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो। प्रीवियस में भी हम एक्यूमुलेशन कर रहे थे डीपीपी में, बट हमने वहां पर ये चीज यूज क्यों की, बिकॉज वहां पे आपको स्पेसिफिकली जो आपका डीपीपी होता है उसको हम हमेशा बोरोइंग रेट पे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वी आर कैलकुलेटिंग आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो उसका हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है कि आपको इसको यूज करना है फॉर एक्यूमुलेशन एंड एवरीथिंग। तो जैसे डीपीपी में जो हमने किया था उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर भी जो हम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, है ना, हमने किस तरीके से अपना पूरा शेड्यूल बनाया था। तो 0, 1, 2, तो सपोज मानते हैं कि यहाँ पे 10 का कैश फ्लो है, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30 का कैश फ्लो है। तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो टाइम 0 तक जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो तो आपकी 10 ही रहेगी। फिर मैंने कहा व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 1, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इस 10 को एक टाइम पीरियड तक एक्यूमुलेट कर दो। सपोज ये अगर एक टाइम पीरियड का आपका वैल्यू है तो दैट विल बी 10 इंटू 1 प्लस आई, प्लस टाइम 1 पे ये भी तो कैश फ्लो है ना, तो इसको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन गया आपका एवी एट टाइम 1। फिर आप बोलोगे कि टाइम 2 पे व्हाट विल बी एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 2। आप बोलोगे ये जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 1 है इसको आप अगेन एक साल तक एक्यूमुलेट कर दो, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। प्लस जो टाइम 2 का कैश फ्लो है उसको आप 30 ऐड कर दो। तो डीपीपी के लिए जो हमने एवी निकाला था ऑफ प्रॉफिट वो भी हम ऐसे ही निकाल रहे थे, है ना। हम क्या करें, एक एक टाइम पीरियड तक आगे हम एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं, क्लियर। तो सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, बस इंटरेस्ट रेट क्या है आपका डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे इस टाइम पर तो आपका यही रहेगा। इस टाइम पर क्या होगा, हम बोलेंगे जो प्रीवियस टाइम की वैल्यू है उसको एक पीरियड तक एक्यूमुलेट करेंगे, किस रेट पे, ये है आपका रेट। इसको फ्रीज कर दिया। अगेन मंथली रेट आपको यूज करना है बिकॉज हम मंथ में काम कर रहे हैं। प्लस जो इस टाइम का नेट कैश फ्लो है उसको हम ऐड कर देंगे, राइट। डबल क्लिक है तो ये क्या हुआ, यहाँ पे टाइम 1 तक की एवी आ गई। जब डबल क्लिक किया तो ये आपके टाइम 2 तक की एवी है, सारे कैश फ्लोज की टाइम 2 तक एवी है, ये आपके सारे कैश फ्लोज की टाइम 3 तक एवी है। तो आपको लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या प्रॉफिट होगा जब प्रोजेक्ट आपका खत्म हो रहा है। तो हम कहाँ आएंगे, सीधे 60 पे, कि दिस इज आर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ आर प्रोजेक्ट। नाउ प्लीज रिमेंबर कि हम लाख्स में काम कर रहे हैं, तो आपको उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे कि आर accumulated profit at the end of 5th year, that will be this figure multiplied by 1 lakh. So this will be the accumulated profit at the end of your project, right? Okay, so we are done with three matrices, three metrics. Now next we can do is our NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो, एक तो तरीका क्या है निकालने का जो आप एक्यूमुलेट में भी आप यूज कर सकते थे, कि आप क्या करो कि हर एक कैश फ्लो को, जैसे मैं अगर एक्यूमुलेशन की बात करता हूँ इस वाले सेक्शन की, है ना। आप एक तरीका और तो करने का कि आप हर एक इंडिविजुअल कैश फ्लोज की आप एवी निकाल लो, कि इसको भी टाइम 60 पे एक्यूमुलेट कर दो, इसको भी टाइम 60 पे, इसको भी टाइम 60 पे, सारे कैश फ्लोज को। और फिर फाइनली आप क्या कर दो, उन सारी वैल्यूज का सम कर दो। तो दैट विल ऑल्सो गिव यू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो वो तरीका तो आपको आता ही था, इसलिए मैंने वो उस तरीके से नहीं कराया। इस चैप्टर में ये तरीका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें बाद में देखनी भी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव कब हो रहा है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट भी हम देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से करना रेकमेंड किया जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वैसे ही एनपीवी को भी आप उस तरीके से कर सकते हो। आप क्या करो कि हर इंडिविजुअल कैश फ्लो की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, है ना। इसको 1 महीना पीछे ले आओ, इसको 2 महीना पीछे, इसको 3 महीने पीछे, तो हर एक इंडिविजुअल कैश फ्लो की क्या आ जाएगी, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आप जब उन सबका सम करोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, टोटल एनपीवी मिल जाएगी। बट यहाँ पर हम दूसरे तरीके से करेंगे क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि क्यूमुलेटिव
एवी की, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यूज की, इन सब की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज हमें अलग अलग चीज़ें देखनी होती है, तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो एनपीवी निकालने का तरीका सेम जैसे अभी हमने एक्यूमुलेशन किया था, हम डिस्काउंटिंग करेंगे, पर डिस्काउंटिंग में हम क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करते हैं बेसिकली, है ना। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट्स सी। सो जैसे सपोज 0 1 2, अगेन आई एम टेकिंग 10 20 and 30 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो टाइम 2 पे जो वैल्यू है दैट इज 30 ओनली, है ना। जो अभी तक, अगर मैं इस टाइम की कैश फ्लो की वैल्यू की बात करूँ तो 30 है। अब मैंने कहा टाइम 1 पर वैल्यू क्या है, हमारा मोटिव क्या है कि सारे कैश फ्लोज को एक साथ पीछे ले आओ टाइम 0 पे, तो आपके पास फाइनली नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे टाइम 1 पे वैल्यू क्या है ना, आगे के सारे कैश फ्लोज की। तो हम बोलेंगे इस टाइम 2 पे जो वैल्यू है दैट इज ऑफ 30, है ना, इसको आप एक पीरियड पीछे ले आओ, तो वो क्या होगा, AV@2 / 1 + I, और टाइम 1 का जो इंडिविजुअल कैश फ्लो है उसको आप इस टाइम पे ऐड कर दो, है ना, कि भाई टाइम 1 तक की वैल्यू कितनी है, तो ये आपको मिल जाएगा टाइम 1 की वैल्यू, है ना। तो टाइम 1 पे ये आपको क्या बताएगा कि टाइम 1 से आगे वाले टाइम पीरियड तक, है ना, जो भी कैश फ्लोज है उन सब की वैल्यू आपने टाइम 1 पे निकाल ली। अब आप क्या करोगे, इसको आप टाइम 0 पे लाओगे, है ना, आप टाइम 0 पे लाओगे, तो आप बोलोगे भाई टाइम, सॉरी एवी लिख रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू, है ना, प्रेजेंट वैल्यू है टाइम 2 ऑफ द कैश फ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू है टाइम 1 है, टाइम 1 के बाद के सारे कैश फ्लोज की। फिर आपको टाइम 0 पे चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि जो टाइम 1 पे आप प्रेजेंट वैल्यू ले आए हैं, इसको आप एक पीरियड और पीछे ले आओगे, कहाँ आ गए, टाइम 0 पे आ गए। अब प्लस इस टाइम 0 को जो कैश फ्लो इसको भी आप ऐड कर दोगे, तो ये आपको जो फाइनल फिगर मिलेगा दिस विल गिव यू दी वैल्यू ऑफ एनपीवी, है ना। ये सारे के सारे क्या है आपके नेट कैश फ्लोस, ये सारे सारे क्या है आपके नेट कैश फ्लोस, ठीक है। तो ये हो गए आपके। नौ करते हैं, तो सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं। तो लास्ट में जो वैल्यू है, जो जो 60th मंथ पे वैल्यू है, वो तो हमने अभी देखा किसके बराबर होगी, जो नेट कैश फ्लो है उसी के बराबर होगी, है ना। तुमने नेट कैश फ्लो कहाँ पे लिखा था, एक बार देखते हैं। हाँ, ई पे लिखा था। तो 60th मंथ का नेट कैश फ्लो तो यही है आपका, और 60 पे वैल्यू भी यही है। अब 59 पे क्या होगी, अभी हमने देखा 59 पे क्या होगी, हम बोलेंगे जो टाइम 60 की वैल्यू है ना, उसको ऐसे कर लेते हैं, जो टाइम 60 की वैल्यू इसको एक पीरियड पीछे ले आएंगे, तो दैट विल बी 1 + I। आई अगेन ये है क्योंकि डिस्काउंटिंग के लिए भी आपको यही यूज करना है, इसको हमने फ्रीज कर लिया, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करोगे टाइम 59 वाला कैश फ्लो, है ना, ये हो गया, राइट, राइट। तो अब इसको आप ड्रैग करते हुए ऊपर लाओगे, राइट, ओके। आई थिंक वी हैव डन सम मिस्टेक, लेट्स सी। ओके, दिस इज आवर नेट कैश फ्लो एट टाइम 60, एंड इसको हमें डिवाइडेड बाय, वेट, if I put this in bracket, राइट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सम ब्रैकेट वहां पर इट वाज ऑन माय पार्ट, एक मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो ये टाइम 0 पे अब जो फाइनल फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, टाइम 0 पे जो फाइनल फिगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एनपीवी, क्योंकि ये टाइम 0 पे जो वैल्यू है, ये क्या हो रहा है, पीछे के सारे कैश फ्लोज की वैल्यू आगे आते जा रही है, आगे आती जा रही है, और सारी की सारी वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आ गई, टाइम 0 पे आपकी आ गई, तो आपको इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू क्या है आपकी एनपीवी है। तो जब आप एनपीवी लिखोगे दैट विल बी दिस फिगर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 लाख, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनपीवी, क्लियर। नाउ next thing we have to do is we have to do for IRR, right, we have to calculate NPV for IRR। आपको IRR फाइंड करना है। तो IRR क्या होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसपे आपकी एनपीवी क्या बन जाए, 0 बन जाए।
तो व्हाट विल बी आवर अप्रोच कि जैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, इसमें तो इंटरेस्ट रेट हम ये यूज कर रहे थे, तो इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के लिए हम क्या कर देंगे, सेल ब्लैंक छोड़ देंगे एंड वी विल यूज दैट पर्टिकुलर सेल फॉर इंटरेस्ट रेट। उस ब्लैंक सेल को यूज करके हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे एंड फिर हम गोल सीक लगाएंगे। हम बोलेंगे कि उस एम्प्टी सेल में, इंटरेस्ट रेट के एम्प्टी सेल में एक ऐसा इंटरेस्ट रेट आप भर दो जो एनपीवी को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो वो जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा जिसपे एनपीवी क्या बन रही होगी, जीरो बन रही होगी, दैट विल बी आर आईआरआर। ठीक है, तो मैं इस वाले सेल को सपोज यूज कर रहा हूँ फॉर आर आईआरआर। ठीक है, तो अगेन एनपीवी का फॉर्मूला लिखना होगा हमें, तो ये तो सेम ही रहेगा आपका ये वाला कैश फ्लो। अब जो हम ऊपर वाला कैश फ्लो लिखेंगे, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, कि जो इस टाइम का नेट कैश फ्लो है प्लस जो आपका नीचे वाला कैश फ्लो है, दैट डिवाइडेड बाय 1 + आई। अब आपको आई में क्या रेट यूज करना है, यहाँ पे जो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसको विल फ्रीज एंड दिस इज आवर वैल्यू एंड लेट्स जस्ट ड्रैग इट अप। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या आ गई, एनपीवी आ गई। अब आपको चाहिए आईआरआर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अब गोल सीक। हम बोलेंगे व्हाट इफ गोल सीक, ठीक है, कि इस सेल को किसके इक्वल बना दो, जीरो के इक्वल बना दो बाय चेंजिंग दिस सेल, कि इस सेल को आप ऐसा चेंज कर दो कि ये क्या वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो विल से ओके, तो दिस इज एज गुड एज जीरो, राइट, दिस इज एज गुड एज जीरो। आपको अगर जीरो ही शो करना है तो आप यहां से इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। वी कैन मेंशन कि वी हैव डन गोल सीक फॉर IRR, राइट, वी हैव डन गोल सीक फॉर IRR। ये हो गया। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे बात कर रहे थे मंथ्स में, तो ये जो इंटरेस्ट रेट आया होगा ये कौन सा आया है, आपका मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आया है। जब आईआरआर आप लिखोगे तो पर एनम की फॉर्म में लिखोगे, तो आईआरआर जब आप रिजल्ट कोट करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका मंथली इफेक्टिव रेट है, इसको आपको एनुअलाइज फॉर्म में लिखना है। तो वो आपको आता ही करना है, क्या होगा, 1 + आपका मंथली रेट की पावर 12 - 1। इसको वी कैन एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज एंड दिस इज अवर आईआरआर। तो आप अगर देखो, है ना, आप अगर देखो तो वी कैन पुट देम इन बॉर्डर एज वेल। हमसे 5 चीजें निकालने को बोली गई थी। हमें ये बोला था कि जो 5 आपके डिसीजन क्राइटेरिया होते हैं, है ना, व्हेन वी डू अ प्रोजेक्ट अप्रेजल एनालिसिस फॉर एनी प्रोजेक्ट, दैट इज पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एनपीवी और आईआरआर। तो वो आपको निकालने को बोला था, तो वो सारे के सारे हमने इसमें कैलकुलेट कर लिए। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव स्पेसिफिकली चोजन दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज आप देखो एक क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस आपसे इजीली एक साथ हो गई, तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करना आ गया। क्लियर, चलो हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब आते थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहा है, अ रिकमेंडेशन हैज बीन मेड टू द मैनेजमेंट दैट द एक्यूमुलेशन शुड बी डन using the interest rate that the company earns by investing in equity and other market instruments. This is about 9% per annum. अब देखो क्या बताया गया है, मैनेजमेंट को ये रिकमेंड किया गया है कि जब आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, है ना, तो इट शुड बी डन यूजिंग द इंटरेस्ट रेट दैट द कंपनी अर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कि जो कंपनी प्राइमरली जो इन्वेस्ट करती है, किस पे करती है, इक्विटी में करती है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करती है, तो वहां से जो है हम एक्चुअली अर्न करते हैं वो हम 9% अर्न करते हैं। तो जब हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, है ना, तो जो पैसा हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसके लिए हमें 9% इंटरेस्ट यूज करना चाहिए। तो पहले इतने पे बात करते हैं। तो देखो एक्यूमुलेट जब हमने किया था, तुमने दो जगह पे किया था, सॉरी दिस इज डिफरेंट शीट। तुमने दो जगह पे किया था, एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर डीपीपी और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना। तो अब वो बोल रहा है कि आप एक्यूमुलेशन रेट चेंज कर दो, है ना, आप क्या करो, उसको चेंज कर दो, आप 9% पर एनम के हिसाब से एक्यूमुलेट करो। तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ कहाँ आएगा। देखो पेबैक पीरियड की हम बात करें, तो पेबैक पीरियड में तो इंटरेस्ट रेट का कोई सेंस ही नहीं होता, तो इस पे तो कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं आने वाला है। फिर हम बात करें डीपीपी के लिए, तो डीपीपी निकालने के लिए हमने एक्यूमुलेशन किया था, तो आप बोल रहा है कि अब 9% कर दो एक्यूमुलेशन रेट। बट क्या डीपीपी में इससे कुछ चेंज आएगा, क्या हमें वो 9% का चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं, बिकॉज डीपीपी के लिए तो आप वैसे भी जो एक्यूमुलेट करने के लिए आप रेट यूज करते हो वो आपका बोरोइंग रेट होता है।
तो जब बोरोइंग रेट ही आपको यूज करना है, तो बाकी फंड्स के लिए एक्यूमुलेशन में चाहे 9% हो चाहे 10% हो, उस समय क्या फर्क पड़ता है? भाई जब यहाँ पे हमने एक्यूमुलेशन के लिए ये रेट यूज किया था, पर डीपीपी के लिए तो हमने ये वाला रेट यूज किया था ना, बोरोइंग रेट, वो तो आप उसी रेट पे कैलकुलेट करते हो। तो अब अगर एक्यूमुलेशन के लिए उसने रेट चेंज कर दिया, तो डीपीपी की कैलकुलेशन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे तो अभी भी एक्यूमुलेशन किस पे करोगे, बोरोइंग रेट पे करेंगे हम, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही है। तो डीपीपी पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस वाले फिगर पे, विच इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कि पहले जो हमने उसको इस रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया था, अब हम यहाँ पे 9% के हिसाब से हम उसको एक्यूमुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो पहले इसको एक बार कर ही लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, तो मैं इसी शीट की एक बार कॉपी बना दे रहा हूँ। कॉपी, create a copy, move to end, and we have this same figure। तो यहाँ पे अब मैं accumulation rate करके एक नया रेट बना रहा हूँ, विच इज 9%। तो उसका मंथली इफेक्टिव रेट अपने आप आ गया। तो बस यहाँ पे जहाँ पे मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखना था, इसमें जो इंटरेस्ट रेट हम यूज कर रहे थे, वो चेंज आपका हो जाएगा, एंड दैट इंटरेस्ट रेट विल बी नाउ दिस वन, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला चेंज करने के लिए। क्लियर? इसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट जस्ट डबल क्लिक। तो अपने हिसाब से जो वैल्यू थी आपकी, वो प्रॉफिट की चेंज हो गई है। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आपसे बोल रहा है, हाँ उसके बाद भी बता रहा था, it has also been recommended that the company should use a discount rate that makes appropriate allowance for the perceived risk of this investment। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि this is a risky project and we have been using a risk free rate for calculation of our NPV and all, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अब वो ये बोल रहे हैं कि भाई कंपनी को ऐसा डिस्काउंटेड यूज करना चाहिए फॉर एनपीवी, जो इस इन्वेस्टमेंट की जो रिस्क है उसको सही तरीके से मेजर करता हो। और ये डिसाइड किया गया है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है, दैट इज 16% पर एनम, तो आपको रिकैलकुलेट करना है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने एनपीवी कैलकुलेट की थी, दैट वाज 6.5% पर एनम, अब क्या है, उसको चेंज करके आपको 16% पर एनम कर देना है। तो आपको तो बस कुछ नहीं करना है, इस रेट को यहाँ पे 16% कर देना है, और यहाँ पर रिस्क फ्री रेट के बदले आप रिस्क डिस्काउंटेड लिख दो, बिकॉज दिस इज नॉट रिस्क फ्री रेट, दिस इज अ रिस्क डिस्काउंट रेट, है ना? तो एनपीवी क्या, आप कुछ डिफरेंट नहीं करना था, बस यहाँ पे 16% करना था, और एनपीवी की वैल्यू क्या हुआ, अपने हिसाब से अपने आप ही चेंज हो गई। ठीक है, क्या आईआरआर पे कुछ चेंज अफेक्ट आएगा? इसका बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज आईआरआर में तो आप खुद का ही इंटरेस्ट रेट फाइंड कर रहे हो, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिससे एनपीवी क्या बनती है, जीरो बनती है, वो तो अभी भी वही रहेगी आपकी, दैट इज 12.64% पर आएगा। ठीक है, तो आर थर्ड पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। थर्ड पार्ट में क्या था, एक्यूमुलेशन के लिए आपने रेट चेंज किया था। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक हो सकती है वो ये कि बच्चे को लगे कि हमने डीपीपी में भी एक्यूमुलेट किया, तो वहां पर भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। नहीं, डीपीपी तो वैसे भी बोरिंग रेट पे कैलकुलेट करते हैं, वो तो चेंज नहीं हुआ आपको, तो वो एज इट इज रहेगा। जो एक्यूमुलेशन रेट को जो अफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट पे पड़ने वाला है, तो उस पे आपने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया। फिर एनपीवी के लिए जो डिस्काउंट रेट था वो 16% कर दिया, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट आपने चेंज कर दिया। भाई पहले वाले पार्ट में क्या था, दोनों में जो रेट आप यूज कर रहे थे फॉर प्रॉफिट एंड फॉर एनपीवी, वही 6.5% पर एनम था। इस वाले पार्ट में चेंज करवा दिया कि एक्यूमुलेशन के लिए आप 9% पर एनम यूज करना, और एनपीवी के लिए जो है आप वो 16% पर एनम यूज करना, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, ये हो गया आपका। फोर्थ पार्ट में आपसे बोल रहा है, द बोर्ड कंसिडर्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज अ की डिसीजन मेट्रिक। अब बोर्ड के लिए क्या है कि जो आईआरआर है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन क्राइटेरिया है। Based on the information provided in scenario third above and the IRR of this project, comment on whether the project should proceed with this investment। बोलने की जो थर्ड पार्ट में आपने कैलकुलेट किया, उससे जो आईआरआर निकला है, उसके बेसिस पर आप कमेंट करो कि क्या बोर्ड को इस प्रोजेक्ट के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये आपसे इस टाइम पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है, आपसे बताने को बोल रहा है। तो दिस इज कमेंट पार्ट। तो आप देखो कि जो रिस्क डिस्काउंट रेट है दैट इज 16%, और जो हमारा इस प्रोजेक्ट से आईआरआर निकला है दैट इज 12.64%। अब इसकी थ्योरी में दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको अगर रेफर करना है तो जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के लेक्चर्स है आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने समझा था कि वाई इज दिस ट्रू। तो आपको ये पता है कि इफ आईआरआर इज लेस देन योर रिस्क डिस्काउंटेड, देन इट इज नॉट फीजिबल कि हम प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़े, है ना? तो वी हैव टू
comment here कि since the IRR is 12 point I think 64% था, ठीक है, वो आप देख लेना अगर मैंने कुछ गलत दिखा है तो, एंड रिस्क डिस्काउंट रेट जब उसको ऐसे लेते हो सिंस द IRR ब्रैकेट में 12.64% is less than the risk discount rate I think 16 या 16.5% whatever the value was you can check, ठीक है, मैं 16 लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, आप खुद से देख सकते हो. Hence it is not advised to proceed with this project, है ना. तो ये आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर. क्लियर. उसका क्या बोल रहा है देखो, द डेट ऑफ INR 3 crore पर स्टोर is to be paid back by making equal installments in arrears. ठीक है. Develop a schedule of payments clearly showing the interest component and capital repayment component for each installment. If any annuity function is used in the calculation, then the working should also show how the annuity function has been calculated. तो ये तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, है ना. उनको ये था कि और क्वेश्चंस भी देने, क्योंकि अकेला जो क्वेश्चन था ये 34 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, तो उनको क्या था कि अपने और क्वेश्चंस भी देने. तो लोन शेड्यूल को वो मिस कर देते कि यार कहीं वो मिस ना हो जाए, हम वो भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं. तो उन्होंने फिफ्थ पार्ट में एक लोन शेड्यूल का भी बेसिक सा क्वेश्चन बना के डाल दिया. तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तेरे को 3 करोड़ पर स्टोर, टोटल 5 स्टोर थे, तो टोटल लोन कितने का था, 15 करोड़ का था. तो उसको चुकाना है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, है ना, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है. पेएबल इन अरियर, 8% आपका बोरोइंग रेट, 2 की आपका इंटरेस्ट था वो था, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, लोन शेड्यूल बनाना है. और बोलेंगे इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए अगर एन्युटी फंक्शन का यूज करो तो उसकी कैलकुलेशन भी दिखनी चाहिए. तो कर लेते हैं. ये तो बिल्कुल, दिस शुड हार्डली टेक एनी टाइम, है ना. तो जो आपका लोन अमाउंट है दैट इज 15 करोड़ टोटल, ठीक है. और उसके साथ जो हमारा एन्युटी फैक्टर बनेगा, तो आपको पता है वो बनेगा A5, 5 साल का पेबल इन अरियर. तो दैट विल 1 माइनस 1.08 बिकॉज 8 साल का है आपका की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.08, सॉरी, राइट. तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय आर एन्युटी फैक्टर. ये हमारा इंस्टॉलमेंट आ गया. नाउ year 1 2 3 4 5, right, this will be loan outstanding at beginning, interest, installment, आपका capital repaid, loan outstanding at end. तो लोन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी 15 करोड़. इंटरेस्ट आप पे करोगे जितना भी पीरियड के स्टार्टिंग में लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 8%. इंस्टॉलमेंट आपने निकाल ही ली है, which is this one. Let's freeze it. Capital repaid will be installment minus our interest component, and loan outstanding at the end will be starting में जितना था minus कितना repay हो गया है. Loan outstanding at beginning at the second period will be loan outstanding at the end of first period. बस सारी चीजें आपने कर ली हैं. We just have to copy our formulas and we have our loan schedule ready, right? कभी भी आपको ऐसा नंबर दिखाई दे तो आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर दे, यू विल सी कि इट्स नथिंग बट समथिंग लाइक 0, राइट. तो दिस इज आर कंप्लीट लोन शेड्यूल जो आपको बोला था. तो आप देख सकते हो कि दिस वाज अ वेरी सिंपल प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ लोन शेड्यूल. जस्ट कि एक लोन शेड्यूल भी चेक करना था तो एक बना के क्वेश्चन डाल दिया. तो ऑल एंड ऑल दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस, क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर होते हैं. दूसरी बात इसमें कंफ्यूजन का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि 3 to 4 आपके पास रेट्स गिवन है, जिसमें से 2 तो डिफरेंट है आपके. वो आपको सिर्फ किस रेट से चीजें ग्रो कर रही है, चाहे कॉस्ट हो चाहे रेवेन्यू, आपको वो बता रही है. बस एक जो बोरिंग रेट है और जो आपका यहाँ पे रेट है, इसको आपको फर्स्ट पार्ट में समझना था कि कहाँ पर आपको कौन सा रेट यूज होगा, एंड सेकंड पार्ट में जब आपका चेंज हुआ था तो कौन सा वाला पार्ट उससे अफेक्ट होने वाला है, राइट. आई होप दिस हैज बीन अ गुड सेशन फॉर यू. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.